वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखरा। ये चार लोग आज हमारे साथ जो बैठे हैं। सक्सेस इसलिए व्यक्तिगत होती, ये व्यक्तिगत इनकी है, ये किसी को श्रेय दे दें वो एक अलग चीज है, पर ये है इन्हीं की। मुझे लगता है ये करने के लिए ना आपको एक डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अपने इमोशन से। जैसे मृणाल सर के नोट्स हम यूज़ करते थे, तो बेसिक जो बुक्स हो गई उससे आपका बेसिक नॉलेज डेवलप होगा। Unacademy. Let's crack it. जय हिंद फ्रेंड्स। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखरा। किसी भी व्यक्ति का जो उत्थान है उसमें उसकी पूरी काबिलियत होती है, पूरी। मैं तो मानता ही नहीं किसी और का श्रेय होता है, उसकी काबिलियत होती है, उसके घर वालों का योगदान होता है। ये चार लोग आज हमारे साथ जो बैठे हैं। हिमांशु राजस्थान से, वसंत महाराष्ट्र से, कृष्णा ग्वालियर से और असद कहां से? अलीगढ़ से। इन चारों लोगों ने अपना एक मुकाम बनाया है और बहुत संघर्ष करके मुकाम बनाया है। तो सबसे पहले मैं इन चारों लोगों को और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं फॉर योर सक्सेस, फॉर योर कंग्रेचुलेशंस। सक्सेस इसलिए व्यक्तिगत होती, ये व्यक्तिगत इनकी है, ये किसी को श्रेय दे दें वो एक अलग चीज है, पर ये है इन्हीं की। क्योंकि द्रोणाचार्य तो 105 लोगों को सिखा रहे थे, जीता सिर्फ अर्जुन। ये जो स्ट्रेंथ है ना, इनर स्ट्रेंथ, जो आदमी को मोटिवेट करती है, काम करती है, जिताती है उन्हें, वो कहां से आती है? सर मेरे हिसाब से तो सर कंडीशन से आती है कि अगर आपकी कंडीशंस ऐसे हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक ही रास्ता निकलने का होता है, और अगर ऐसे सिचुएशन में कोई पड़ता है तो वो उसी रास्ते पर चलता रहता है। तो मेरे केस में तो सर आई थिंक कंडीशन से। जैसे मैं कहीं सुन रहा था कि तुम कह रहे थे जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 900 रुपए थे। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर हम सब काफ़ी रिलेट करेंगे। हिमांशु से ही मेरी बात हो रही थी अभी कि पैसे की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करियर नहीं है, फिर आप अगर अकेले अर्न करते हैं तो फिर आपको अगर जॉब छोड़ के करना है तो वो एक अलग प्रॉब्लम। आपने जॉब छोड़ दी तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है निकलने के लिए। तो अगर आई थिंक सब एग्री करेंगे कि उसी रास्ते पे सर चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब वन वे ट्रैफिक है, तुम एक बार एंटर कर गए तो लौट नहीं सकते हो। हिमांशु एक एनालॉजी से मैं एक बताता हूँ इसका। जैसे मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो पैराग्लाइडिंग में मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो उसमें जब टेक ऑफ करते हैं ना तो आपके सामने बादल होते हैं, ज़मीन भी नहीं होती, तो यू डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू लैंड और नॉट। तो आप जो बोल रहे थे ना वो कहाँ से आता है, वो जो जज्बा है, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है, आपको पता है आपको लैंड करना ही पड़ेगा। जब आप हवा में हो तो जो भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी हो, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और खुद को कब संभालोगे? जब आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो गए, जब आपकी ट्रेनिंग में जो भी सिखाया गया है उनको आप यूज़ करके हवा में जो भी चीज़ें करनी है वो कर पाओगे। तो वहीं से वो आ सकता है, ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑप्शन नहीं। हिमांशु की एक और खासियत है, खासियत ये है कि इनका 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। 5th में किसका हुआ? अच्छा, कृष्णा का। अब 4th और 5th एक अटेम्प्ट में आदमी पस्त हो जाता है। ये 5 अटेम्प्ट तक कहां से ऊर्जा बना के रखी? कौन है वो पीछे तुम्हारे जिसने तुम्हें 5 अटेम्प्ट एकदम लड़ना ही है? जिद होती है सर, जिद होती है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए है। मतलब आपको एग्जाम में ये पता चल जाता है कि ये तो चीज़ मेरे लिए है, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं बनूंगा तो फिर मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा इस देश का। और फिर एक वो जो होता है ना, मरने से पहले मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार कुछ किया जिंदगी में मैंने। तो वो वाला मुझे चाहिए था कि मैं जिंदगी में जब मरूं तो मैं जब आखिरी वो हो तो मुझे लगे कि यार कुछ तो किया है मैंने जिंदगी में। तो वो जिद थी, और मुझे लगा कि और परिवार का साथ था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और बस फिर कारवां चलता गया, मुसाफिर मिलते गए। परिवार ने बहुत साथ दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने कही, परिवार ने बहुत साथ दिया। एक दो इंसिडेंट बताओ जहां तुम्हें लगा कि यार कितना, मतलब कैसे लोग आके मेरे पीछे खड़े हो गए। कोई एक दो इंसिडेंट परिवार का बताओ। सर
यही आप देखिए कि मतलब क्या होता है कि मेरे उसमें ऐसा हुआ कि मेरे परिवार वालों को ये बहुत शिक्षा को लेके बहुत ही एक समझदारी थी कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है घर पे आने की, लेकिन रिश्तेदारों को ये पता नहीं चलता है। तो रिश्तेदारों ने डिक्लेयर ये कर दिया कि ये लड़का हाथ से निकल गया। अब लड़का, अब घर वाले आ जाते थे कभी कभार, लेकिन मैं तो नहीं पहुंच पाता था। अब घर से हाथ से निकल गया तो लड़का आता ही नहीं है इनके घर। तब फिर मैंने कहा कि जब मुझे पता चला, मैंने कहा कि अरे नहीं, मुझे आना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उस वजह से फिर पापा ने बहुत ही सिंपल सी बात की कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, करो तुम अपना। फिर मैंने कहा अरे ये वैसे भी नहीं हो रहा, पहले इंटरव्यू कई बार हुए तो फिर उसमें नहीं निकल रहा था, स्टेट पीसीएस के इंटरव्यूज नहीं निकल रहे थे। तो मेरे पापा ने कहा अरे यार कुछ नहीं होगा, परचूने की दुकान खुलवा देंगे। और फिर अगर मेरी मम्मी पीछे खड़ी थी कि नहीं वो भी नहीं हुआ तो एक घरेलू मतलब एक कमाऊ बहू ले आएंगे तो वो भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक कितनी बड़ी बात है, जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपको साहस की जरूरत होती है। दुनिया में हर आदमी जो युद्ध कर रहा है, अगर उसका यानी कृष्णा का जो स्टेटमेंट है कि पापा कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं होगा ना, परचून की दुकान खुलवा देंगे, माँ कह रही है यार वो भी नहीं होगा तो एक कमाऊ बहू ले आएंगे, बेटा स्मार्ट तो है ही है। यानी कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे थे इनके माँ बाप। मैंने बड़े सारे पेरेंट्स को देखा है कि अपने बेटों से, बच्चों से, बेटियों से कहते हैं इस साल नहीं हुआ शादी कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, वैसा। आप देखिए कितनी बड़ी फोर्स होती है माँ बाप। जैसे एक होता है ना कि मैं तो पूरा क्रेडिट कृष्णा के माँ बाप को देता हूं कि कृष्णा का सिलेक्शन सिर्फ इनके माँ बाप की वजह से हुआ। इनका तो है ही स्टेमिना, लेकिन मुझे अगर मार्क्स देने हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ, तो मैं 100 आउट ऑफ 110 तुम्हारे पेरेंट्स को दूं। इसमें पेरेंट्स की कितनी भूमिका होती है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे शो को देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये कितना बड़ा एविडेंस है आपके सामने। आपकी ताकत, आपके बच्चे की ताकत एग्जामिनेशन हॉल में बनती है। खैर सबके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो, कुछ लोग भावुकता में या समाज के प्रेशर में, लेकिन इनके पिताजी ने उस समाज के प्रेशर को कितने प्यार से हैंडल किया। एक और बात इस एग्जामिनेशन में आती है कि जैसे हम एकेडमिक्स का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन का देते हैं, तो 10 दिन 10 घंटे पता होता है। आईएएस में 365 दिन 8 घंटे। असद ये कैसे मैनेज करते थे? डेली पढ़ना है, डेली हिंदू पढ़ना है, डेली एडिटोरियल पढ़ना है, ये कैसे होता था? सर मुझे लगता है ये करने के लिए ना आपको एक डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अपने इमोशन से, क्योंकि किसी को सर 8 घंटा पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जो कहता है वो, जो कह रहा है सर वो गलत कह रहा है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था पढ़ना 8 घंटे, और ऐसा लगता था कि कहीं बाहर जाऊं, लोगों से बात करूं, कुछ और करूं। सबको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है सर। उससे मैं इमोशंस को डिस्कनेक्ट कर लिया था। मैंने तो जॉब की तरह देखा था कि मुझे सुबह 9 बजे जाना है टेबल पे, तो जाना है। जॉब की तरह देखा, प्रोजेक्ट की तरह था सर, यूपीएससी प्रोजेक्ट की तरह। हिमांशु तुम्हारा कैसा था? जैसे जब मैं जॉब में था ना, तो मान लो आई एम अर्निंग समथिंग, लेट्स टेक ए नॉमिनल फिगर कि 5,000 में डेली का कमा रहा हूँ, तो मेरा ये था कि डेली के 5,000 की पढ़ाई कर लूँ। क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात है, डेली की 5,000 की पढ़ाई करनी, और इन्होंने डेली की 5 करोड़ में कन्वर्ट कर दी। इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली। देखो ये चीजें होती जो आप इन सबसे सीख सकते हो। ये सारे प्रेशर्स आपके सामने हैं, ये सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। वसंत, इस एग्जामिनेशन को जो लोग शुरू करते हैं, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तुम्हारा भी शायद नहीं रहा होगा। किसी का ह्यूमैनिटीज 10+2 ग्रेजुएशन भी नहीं है। अब नॉन ह्यूमैनिटीज के लड़के को इस परीक्षा को कहां से शुरू करना चाहिए? पहले तो बोले स्टैटिक का जो बेसिक सिलेबस है, जैसे कि हमारे बेसिक बुक्स हो गए, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, या स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, या इकोनॉमिक्स के लिए कोई ही अदर नोट्स हो गए, जैसे मृणाल सर के नोट्स हम यूज़ करते थे। तो बेसिक जो बुक्स हो गई, उससे आपका बेसिक नॉलेज डेवलप होगा, बेसिक कंटेंट डेवलप होगा। सो दैट वाई अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीलिम्स में देखें तो हम बोलते हैं कि प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए, येस दैट इज़ अ फैक्ट, बट जो बेसिक जो नॉलेज है दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। मेंस के लिए तो खाली सिलेबस है ही, हमारे पास PYQ है ही, सो जो हम मेंस के लिए सिलेबस करेंगे उसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो उसका तो पार्ट वैसे तो ईजी है। प्रीलिम्स का जो अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है उसके लिए आप बेसिक को इग्नोर ही नहीं कर सकते। और अगर आप करंट अफेयर्स एक साल से फॉलो कर रहे हैं, जैसे पहले में तो मराठी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो मुझे वो द हिंदू का लैंग्वेज
लैंग्वेज समझ नहीं आता था। अभी भी मेरा हैज़ और हैव में कन्फ्यूजन होता है समटाइम्स। सो हाँ, आफ्टर इवन पर्सनैलिटी टेस्ट आई स्पीक गुड इंग्लिश, डिसेंट, सामने वाले को समझ में आता है, पर थोड़ा ग्रामर में इधर उधर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं एडिटोरियल को जो वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे वो देखता था। जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल थिंग विच विल मेक यू कंफर्टेबल। अगर आप पहले से ही वो जो हार्ड कुछ लेके जाओगे और एडिटोरियल में 3 घंटा बताओगे तो पेपर ही कवर नहीं होगा, बाकी का सिलेबस ही कवर नहीं होगा। जो सिंपल लगे, जो टाइम सेविंग लगे, वैसे स्टार्ट कर सकते। करंट अफेयर स्टार्ट करके आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये चीज़ें हो रही है, तो ये चीज़ें पेपर में आ सकती है। और PYQ से आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि यही थीम्स रिपीट होती है। सो दैट्स वे। और बहुत सारा गाइडेंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे बहुत सारी बुक्स है। रादर वी से कि हम ओवर इन्फॉर्मेशन में है, तो चूजिंग अ राइट थिंग इज समथिंग इम्पोर्टेंट। आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि चूजिंग अ राइट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जिस युग में जी रहे हैं वो ओवर इन्फॉर्मेशन का युग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत प्यारा पॉइंट उन्होंने कहा कि यार हम जब चूज कर रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हम एक चैनल से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे से पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि इस ओवर इन्फॉर्मेशन का जो डंपिंग है इससे बचना चाहिए। हिमांशु, 3 बातें बताओ जो तुम्हें एक न्यू कमर से कहनी है कि जो भी नई तैयारी शुरू करने जा रहा है उसको 3 कौन सी कंपलसरी चीजें करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि यूपीएससी पहला तो टफ है, दूसरा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, 900 ही बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। 900 भी बहुत ज़्यादा है, कई बार तो 700 ही होते हैं, तो सबको नहीं आना चाहिए आई बिलीव। तो यूपीएससी करने के लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। सेकेंडली कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि इवन इफ़ यूपीएससी डजेंट वर्कआउट तो यू हैव ए फॉल बैक ऑप्शन। तो जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैकअप बना के आया था मैं जॉब में ऑलरेडी, कि अगर नहीं हुआ तो आई विल गो बैक। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यूपीएससी में ना, रेदर देन नोइंग व्हाट शुड बी डन, इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि क्या क्या नहीं करना है। तो जो लोग मान लो जो लोग इस जर्नी में ज़्यादा टाइम तक रहे हैं ना, जैसे 3 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट हो गए, तो वो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हो। जैसे मैंने 2017 में दिया था, 20 में दिया था, तो मैंने एक टाइमलाइन प्रॉपर्ली प्लान नहीं की थी, फिर भी दे दिया था, वो नहीं देना चाहिए था। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी नोन बिफोर एंड, कि पूरी जर्नी को कैसे प्लान करना है। जैसे प्री से पहले मेरे को लगता है कि 1 साल लो प्रॉपर 1 साल में आपका सब कुछ कवर हो सकता है, ऑप्शनल कवर हो सकता है, मेंस कवर हो सकता है, प्री कवर हो सकता है, और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकते हैं। तो एक टाइमलाइन फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये कि बहुत लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि जिनके पास गाइडेंस होता है, तो आई वॉज नॉट वेरी फॉर्चुनेट। मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं जानता था कि जिससे पूछ सकूँ। तो अगर इफ़ दैट इज़ द केस तो यू हैव इंटरनेट, एंड अगर किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें जानना है, लेट्स से सर मेरे को आपके बारे में जानना है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, मैं आपसे बात कर लूँगा या तो डायरेक्टली ना आपके बारे में पता लगाने के लिए। तो अगर यूपीएससी के बारे में हमको जानना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, यू गो टू PYQs, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स। इससे बेस्ट सोर्स कुछ नहीं है। अगर आपको मान लो 10 लोग बता रहे हैं, 10 चीज़ें बताएंगे, तो पता नहीं है ना कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, और पता नहीं क्या वर्कआउट करेगा। तो अगर नहीं समझ आता है, PYQs देखो, इट इज़ द बेस्ट गाइडिंग लाइट। हिमांशु ने कहा सबको नहीं आना चाहिए, प्रेम में कहा है आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन 1 साल की तैयारी के बाद उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है। जैसे जो लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल, हम सब मिडिल क्लास से आते हैं। हम जैसे हमारे पिताजी जब रिटायर हो रहे थे 2000 में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार 2000 में मैं रिटायर हो रहा हूं और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पैसे तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, या तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दे पाऊंगा। तो 2000 के बाद जो तुम करोगे, सन 2000 के बाद वो तुम करोगे। इस टारगेट को हर आदमी को लेके चलना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से अपने माँ बाप के लिए क्या कहोगे? सबको कहना है, सोच लो एक लाइन, माँ बाप को क्या बोलना है। धन्य हूँ साथ देने के लिए। एक शायद सपना था, और सारे माँ बाप को, वो तुम्हारा मैसेज तुम्हारे ही माँ बाप के लिए नहीं है, वो सबके लिए। तो 2 लाइन तुम अपने माँ बाप के लिए स्पेसिफिकली बोलो और 2 लाइन सबके लिए बोलो। धन्य हूँ मैं अपने माँ बाप का कि उन्होंने ये चीज़ दी। शायद सबको ये नहीं नसीब में होता है कि जो उन्होंने सपना देखा वो उसको आगे ले जाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। एक बहुत फेमस लाइन है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ओन ड्रीम्स। तो शायद मैं तो प्रोटेक्ट उस जद्दोजहद में था ही कि मैं प्रोटेक्ट कर लूँ। मेरे माँ बाप भी जुड़ गए
और मेरी बहन भी जुड़ गई और सबने बहुत मिलकर इसका साथ दिया। और चाहूंगा कि हर जन्म में वही मेरे माँ बाप बने। और सभी माँ बाप को मैं ये बोलूंगा कि आप अपने बच्चों का साथ दीजिए। कई बार बच्चा बिगड़ेगा और संभलने की कोशिश करेगा, वो भी ये सोचेगा कि शायद ये गलत है, तब आप काम आएंगे। अगर वो दुखी है तो उस दिन उसको जोक सुनाइए, जिस दिन वो ऊपर उड़ रहा है उसको नीचे लेकर आइए। तो ये आपका काम है। शायद दोस्त 1 महीने 2 महीने 2 साल रहेंगे, लेकिन आप हमेशा रहेंगे। तो आपका ये काम है कि आप हमेशा उनके पीछे रहिए। माँ बाप को लेकर। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, मेरी जो जर्नी में जो लड़ाई थी वो एग्ज़ाम से नहीं थी, मेरी टाइम से ज़्यादा थी। मैं चाहता था कि जब मेरा क्वालीफाई हो तो मेरे माँ बाप अराउंड हों, वो देखने और रजिस्टर करने के लिए। क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको मेमोरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। सो मैं चाहता था कि एक ऐसा टाइम में सिलेक्शन हो जाए कि एटलीस्ट इन दोनों को रियलाइजेशन हो जाए कि सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे लिए रैंक से बड़ी जीत सर वो है कि मैंने विद इन द टाइम मैंने वो कर लिया। तो जिसके लिए मैं तो उन्होंने तो कंप्लीट सपोर्ट किया मुझे। तो आई थिंक उनके बिना तो हो ही नहीं बाकी पाता। पेरेंट्स को क्या मैसेज दूंगा? सर बाकी पेरेंट्स के लिए सर यही मेरे तो यही बोलूँगा सर कि अगर किसी ने कोई ड्रीम देखा है, रिगार्डलेस वो कितना भी बड़ा ड्रीम है, तो अगर आपका बेटा या बेटी अगर कुछ सोच सकती है तो कर सकती है। अगर आप सोच सकते हैं कुछ तो वो कर भी सकते हैं, और उसमें कंप्लीट अगर आप बिलीफ देंगे उनको तो सबसे बड़ा सपोर्ट वो होता है। पसंद। पहले तो मेरी माँ बाप का रोल ही सबसे ज़्यादा है। जैसे कि कोविड में मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, तो मैं सुबह जल्दी उठता था क्योंकि वो टाइम टेबल मुझे सूट होता था। तो मैं 4 बजे के अराउंड उठता था, 5 बजे स्टडी के लिए स्टार्ट करता। तो मेरी माँ भी मेरे लिए उठती थी, वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट करती थी। पूरा थ्रू आउट द डे मेरा जैसा स्टडी का टाइम टेबल था वैसा मेरी माँ का बन गया था। तो वैसे उनकी मेहनत ही सबसे ज़्यादा है। और फाइनेंशियल्स का देखें तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था वो। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा रिटायर हो गए थे कोविड के टाइम पे, तो 3,000 की पेंशन थी और कुछ बचा कुचा सेविंग था, उस पर ही गुजारा करते थे। पर कभी भी मेरी माँ बाप ने ऐसा नहीं कहा कि पैसे का क्रंच है, ये मत लो वो मत लो। वो बोल रहे थे हम कैसे भी सर्वाइव करेंगे, तुम्हें जो कुछ लगे वो सिर्फ बता देना, पैसे के लिए खुद का ये मत कर लेना। कभी ऐसा होता है ना कि बाहर जाते हैं, कभी स्टडी के लिए, इंटरव्यू के लिए जब दिल्ली आते हैं, तब खाना जब एक्सपेंसिव होता है तो लोकल का कुछ खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड खा लेते हैं। तो फिर माँ का हमेशा फ़ोन आता था कि ये मत खा लेना, तबीयत पे परिणाम हो जाएगा, तुम अच्छे से खाना, पैसे की कुछ चिंता मत करना। फाइनेंशियल जब स्ट्रगल होता है तो माँ बाप का रोल ही इम्पॉर्टेंट होता है। और एक और बात है कि पहली प्रीलिम में मैं फेल हो गया था क्योंकि कोविड में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। सेकेंड में मैं इंटरव्यू तक गया था पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तब भी लाइक आफ्टर 2 years ऑफ दिस कंटिन्यूस स्ट्रगल शी हैव सीन मी, बट कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुमसे ये हो पाएगा। ऐसा सेल्फ डाउट उनके मन में भी नहीं आया। वो हमेशा यही सोच रहे थे कि मेरा बेटा IAS बनेगा, हमारे घर में एक IAS की गाड़ी आएगी। और उनका ऐसा ड्रीम नहीं था पावर मनी दैट डजंट मैटर एट ऑल, बट जो सोशल सर्विस या वॉट एवर वी कैन डू इन द पोजिशन ऑफ दिस पोस्ट, सो वो उनका ड्रीम था कि सोसाइटी पे कुछ अच्छा ये करेगा मेरा बेटा। तो ऐसा उन्होंने सपना भी दिखाया, पर अच्छा सपना दिखाया कि जो भी कुछ कर रहे हो समाज के लिए कुछ करो। तो मैं UPSC प्रिपरेशन में भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में काम करता था, एनवायरनमेंट के लिए काम करता, तब भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, वो खुद भी आते थे। सो दैट्स वाई मुझे मेरे माँ बाप को बहुत सारा धन्यवाद देना है। और बाकी पेरेंट्स को भी यही कहना है कि अपने बच्चों को ड्रीम सिखाइए और अच्छे ड्रीम सिखाइए, क्योंकि वो उड़ान सच में भर सकते हैं। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो सच में कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो एक प्लेन गांव से ही आता हूँ, अभी तक वो वहाँ वाईफाई नहीं था, तो 4 दिन पहले मैंने ले लिया। रेंज भी नहीं अच्छे से आती थी जब मैं कॉलेज में था, तो सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम था। तो ऐसा नहीं, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप में हौसला है तो कौन सी भी बुलंदियाँ छू सकते हो। माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए और सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। हिमांशु। सर आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स होते थे कि हम सर मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन और मैं हूँ, कि हम बैठे हैं एक रूम में और हमको पता नहीं है कि जैसे मेरे भाई का कॉलेज में होता है कि कॉलेज की फ़ीस भी कैसे जाएगी। तो एक ऐसा होता है ना कि फैमिली में वी डिड नॉट एक्ट इंडिविजुअली हमको पता था हम कुछ नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इट्स लाइक वी वर ऑल डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो वो एक जैसे मेरा हुआ है, तो ऐसे मैंने नहीं निकाला है, वो 5 लोगों ने मिलकर निकाला है। तो वो होता है ना, एक दूसरे को तुम खुद एम्पावर कर रहे हो। मेरे पापा बोल रहे हैं तू चल, मतलब तू कर, पैसे वैसे की टेंशन मतलब उनको भी नहीं पता कहाँ से आएगा, बट एक वो होता है ना कॉन्फिडेंस देना। मैं मेरे पापा को कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तो चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो एक जो आपस में सब एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैं गंगापुर सिटी से हूँ, बहुत छोटी सी जगह, और उस जगह पे, इतनी छोटी सी जगह पे रह के मैंने पूरी प्रिपरेशन की है। तो वहाँ पे रह के एक घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर दे देना कि तुमको दिल्ली जाने की ज़रूरत पहली बात तो नहीं पड़े, दूसरा कि तुमको ये नहीं लगे कि मैं दिल्ली क्यों नहीं गया। ऐसे एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, मतलब मेरे को याद है जब सर्दियाँ होती है ना तो पंखा नहीं चलता, तो पंखा नहीं चलता तो क्या है, दूसरे रूम में अगर बात कर रहे हो तो आवाज़ आती है और पढ़ाई में कंसंट्रेशन ख़राब होता है तो मतलब सेक्रीफाइस उस लेवल का है कि वो बात भी नहीं करते थे, मतलब तो इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कुछ हो हिमांशु सकता है। ने एक बात कही कि सिलेक्शन व्यक्ति का नहीं होता है, सिलेक्शन परिवार का होता है। वहीं से मैंने बात शुरू की थी और इन लोगों की जो जर्नी रही वो आपके सामने रही। सबको मिलकर एक निर्णय लेना होता है, एक ड्रीम बनानी होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते रहते हैं, चुनौतियां होती रहती हैं, गिरता है आदमी। तभी तो दिनकर ने लिखा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। ये जो चैलेंज है ना, ये एम्बिशन की मां है। एम्बिशन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब सबके लिए है। सोचते तो सभी हैं, सब चाहते हैं राजा बनना, लेकिन उसके साथ चैलेंज, विघ्न, वो हैंडल करना ही पड़ेगा। सब ने अपनी अपनी बात बताई, सब ने अपनी अपनी कहानी बताई। मैं आने वाले सारे एस्पिरेंटों को अनअकैडमी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आप तैयारी करने जा रहे हैं। अनअकैडमी आपके साथ हर जगह खड़ी रहेगी और आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। सर जैसे सभी को पता है कि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपकी एडवाइस फॉलो करते हैं, सब लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। एंड नाउ जैसे कुछ टाइम पहले हम एस्पिरेंट थे, अभी नाउ वी आर इन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाली लिस्ट। तो ऐसा कुछ है क्या कि जो हम इंडिविजुअल या पर्सनल कैपेसिटी में दैट वी शुड डू, या जो करें या फिर करियर में आगे, ऐसी कुछ एडवाइस जिसका रिपल इफेक्ट काफ़ी बड़ा हो सके? वो समाज में तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हारे पास पर्सनली एक कैरेक्टर उस समाज के पास भी होता है, उस नेशन के पास भी होता है, उस संस्कृति के पास होता है। जैसे भारत के पास एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर है, उसमें से एक कैरेक्टर जो धर्म के स्तर पे है वो है प्रभु राम। पूरी जीवन एक सेवा है, त्याग है, तपस्या है। दूसरा कैरेक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तुम अगर भारत की जो महानता की श्रेणियां हैं, जो महान लोग हैं, गांधी जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, कलाम साहब हैं। कलाम साहब ने तो एक किताब लिखी इग्नाइटेड माइंड्स, कि दिमाग को जिंदा कैसे करना है। तो जब भी तुम्हें जीवन में, जैसे बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन में पढ़ रहा था कि जब भी मैं कहीं जीवन में फंसता था और मुझे लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस मुद्दे पे सलाह दे, तो मैंने गीता उठा ली। तो मैं तुम सब लोगों को एडवाइस दूंगा कि एक तो तुम अपना एक आदर्श निकाल लो कि मुझे इस आदर्श पे चलना है। शक्ति सेवा करने के लिए है। श्री राम के सामने समंदर पड़ा, यहां जिनके पास छोटे छोटे पद है वो टोल बूथ पे झगड़ा कर लेते कि पहचान नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, फलाना आदमी जा रहा है। भगवान उस समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं 3 दिन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वो कहीं नहीं भटकेगा, लेकिन अगर भटकता है तो उसके पास उस समय का तात्कालिक सीनियर होगा। तुम जहां जा रहे हो, जिस सर्विस में जा रहे हो, तुम्हारे अपने सीनियर्स होंगे। कुछ सीनियर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे बहुत करीब होंगे, तुम्हें बड़ा, तुम्हारी ट्यूनिंग उनसे मिलेगी, माँ बाप ही हैं। और फाइनली आदि ग्रंथ सबके पास है, किसी के पास कुरान है, किसी के पास गीता है, किसी के पास रामचरितमानस है। तो ऐसे ऐसे सोर्सों से तुम अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।